हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मुगल काल से संबंधित अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपको आज हम लोग बात करेंगे जो बाबर होते हैं या मुगल काल के संस्थापक होते हैं। मुगल काल के संस्थापक की जब मृत्यु हो जाती है तो आखिर मुगल काल का दूसरा जो शासक होता है कौन होता है, वो आखिर उन्होंने संचालन किस प्रकार से करते हैं, उन्होंने अपने प्रजा के हित में कौन कौन से कार्य करते हैं, आखिर उन्होंने मुगल काल को किस स्तर तक ले जाने में अपना योगदान देते हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़ते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र उन्होंने विजित करते हैं और विजित करने के पश्चात उन पे कौन कौन सी नई योजनाएं प्रारंभ करते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग मुगल काल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जब बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जो अगले शासक होते हैं, कह सकते हैं, आपको बताया गया था कि जो उनकी बीवियां होती हैं, 3 बीवी का नाम बताया गया था। उन बीवियों के पश्चात उनमें उनके जो संतान होते हैं, हुमायूं जो होते हैं, वो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। क्या होते हैं? हुमायूं जो होते हैं सबसे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। और देखा जाए तो जो उत्तराधिकारी अधिनियम होता है, कह सकते हैं उत्तराधिकारी के नियम के अनुसार आपका ज्येष्ठ पुत्र ही आपके, कह सकते हैं, शासक बनेगा, अगला राजकुमार बनेगा। वही कार्य होता है कि जो मुगल काल के संस्थापक होते हैं बाबर होते हैं, बाबर ने अपना जो अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। अगला उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करते हैं? किसको? हुमायूं को। अब हम लोग हुमायूं के बारे में बात करते हैं। कह सकते हैं हुमायूं जो होते हैं, जो बाबर होते हैं, बाबर की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन होते हैं? हुमायूं होते हैं। अब चलिए हुमायूं के कार्यकाल की बात करते हैं। इसका कार्यकाल कब से कब होता है? 1530 से लेके 1556, कह सकते हैं 1530 ईस्वी से लेके 1556 ईस्वी के बीच हुमायूं का शासनकाल होता है। अब इसी के साथ साथ जान लेते हैं कि आखिर इतने लंबे समय तक क्या लगातार हुमायूं का शासनकाल होता है या नहीं। क्या इनके शासनकाल के बीच में किसी अन्य का भी शासनकाल, कह सकते हैं अन्य वंश का भी उत्थान होता है? चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हुमायूं का तात्पर्य क्या होता है। अगर हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं का तात्पर्य क्या होता है? हुमायूं का तात्पर्य होता है भाग्यवान। क्या होता है? भाग्यवान। भाग्यवान। हुमायूं का मतलब क्या होता है? हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवान। मतलब आप कह सकते हैं लकी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? लकी होता है। हुमायूं का तात्पर्य होता है, जैसे हर नाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है या कह सकते हैं कोई ना कोई इसका मतलब होता है। वही मतलब अगर हुमायूं की बात की जाए, नासिरुद्दीन हुमायूं की बात की जाए, तो उनके नाम का अर्थ होता था भाग्यवान। क्या होता है? भाग्यवान। अब हम लोग जानते हैं हुमायूं के शासनकाल में, कह सकते हैं, या हुमायूं के शासनकाल के दौरान इसमें कुछ वर्षों, ये कह सकते हैं, जब हुमायूं ने कुछ वर्ष शासन करते हैं, शासन करने के बाद इनके शासनकाल में ही एक, कह सकते हैं, सूर्यवंश की स्थापना होती है, जो शेरशाह सूरी होते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। अब हम जानते हैं कि हुमायूं का जो, कह सकते हैं, हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था और किन के बीच, इनके शासनकाल के बीच किन के समय में था। देखिए, अगर हुमायूं की बात की जाए तो इनके शासनकाल को हम 2 अवधियों में बांटेंगे। एक तो 1530 ईस्वी से लेके कितना, 1530 से लेके 1540 ईस्वी के, 1540 ईस्वी के बीच ये हुमायूं का शासनकाल होता है। दूसरी बार जब उन्होंने दिल्ली पे, क्या कह सकते हैं, मुगल साम्राज्य की दूसरी बार जब उन्होंने स्थापन करते हैं, ये कह सकते हैं, जब इनके शासनकाल में सूर्यवंश के जो संस्थापक होते हैं शेरशाह सूरी, इन्होंने आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के बाद इनका जो साम्राज्य होता है, इनको अपने पदों से अपदस्थ कर देते हैं। उसके बाद अगला इनका होता है 1555 से लेके 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इतने कह सकते हैं, जो 1540 से लेकर 1555 के बीच, कह सकते हैं, लगभग 15 साल के समय अवधि के बीच में सूर्यवंश होता है। क्यों सर? यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखिए 15 वर्ष सत्ताचिक। क्या लिखेंगे? यहाँ 15 वर्ष तक सत्ताचित। क्या होते हैं? 15 वर्षों तक सत्ताच्युत होते हैं। क्या होता है? इसका कहने का मतलब होता है, जैसे जो बीच का होता है 1540 से लेकर 1555 ईस्वी के बीच में, इनका कह सकते हैं ये हुमायूं, ये कह सकते हैं, जो बाबर होते हैं, बाबर के पुत्र जो होते हैं हुमायूं, उनका शासनकाल ना होके, जबकि किसका शासनकाल होता है? शेरशाह सूरी का शासनकाल होता है। अब इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर जो हुमायूं होते हैं, इनके पिता का आपको पहले बताया गया था। जो बाबर होते हैं, बाबर के पुत्र होते हैं हुमायूं, और इनके माता का क्या नाम बताया था? इनके माता का नाम बताया गया था सुल्ताना माहम। कौन? कौन बताया गया था? सुल्ताना माहा या माहम सुल्ताना के बारे में, माहम सुल्ताना बताया गया था। और इनके भाइयों के बारे में क्या बताया गया था? जब, अब देखिए, हम लोग जान लेते हैं, जब आपको बताया गया था ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी नियुक्त होगा। और इसी के साथ साथ आपको बताया गया था जो बाबर होते हैं, बाबर के एक से अधिक पुत्र होते हैं, जबकि उसमें हुमायूं जो होते हैं ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, जबकि उसके जो कामरान होते हैं, अस्करीन होते हैं और हिंदाल होते हैं। जब हुमायूं शासक बनते हैं तो उन्होंने अपने साम्राज्य के कुछ भाग, कह सकते हैं, कुछ जो सूबेदार होते हैं या सूबा होता है, अपने भाइयों को दे देते हैं। भाइयों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप एक राजा होते हैं, कैसे कहें,
एक राजकुमार होते हैं, कई राजकुमार एक साथ कह सकते हैं, एक राजा के कई राजकुमार हो सकते हैं। इसी वजह से उन सभी जो छोटे-छोटे भाई हैं, कह सकते हैं हुमायूँ के बाद जितने भी भाई होते हैं, सभी को कुछ न कुछ एक सूबा दिया जाता है, उसका वे संचालन करने के लिए। जबकि जो उत्तराधिकारी होगा, जो मेन राज्य होगा, कह सकते हैं जो उसका वर्चस्व होगा या कह सकते हैं उस राज्य का शासक होगा, वो मेन जो आपका ज्येष्ठ पुत्र होगा, वही शासक करेगा। अब देख लिए और सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो यही हुमायूँ की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप अपने भाइयों को अपने साम्राज्य से कुछ अंश या कह सकते हैं कुछ भाग उनको शासन करने के लिए दे रहे हैं, तो वही आगे चल के चाहेंगे कि जो आपका मेन राज्य होगा, कह सकते हैं जो आपका वर्ड कह सकते हैं जिस चीज़ के हुमायूँ सल्तनत की जो कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर संभाल रहे हैं, वे चाहेंगे बाद में कि वे उनको हटा के कह सकते हैं जो हुमायूँ होते हैं उनको अपदस्थ करके खुद को सिंहासन पे आसीन होना चाहते थे। इसी के साथ-साथ जब बाबर की मृत्यु होती है, जो बाबर के जीजा होते हैं या जो मिर्ज़ा होते हैं, वे भी चाहते थे कि दिल्ली की बागडोर वे स्वयं संभालना चाहते थे। जबकि उत्तराधिकारी अधिनियम से बाबर के जो जो हुमायूँ होते हैं वो शासक बनते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने अपने भाइयों को कौन-कौन से क्षेत्र को देते हैं। देखिए, आपको एक कहानी के रूप में पढ़ा होगा आपने अगर कहानी, जैसे अगर आप सिंगल-सिंगल लकड़ी को तोड़ेंगे तो आसानी से तोड़ लेंगे। अगर आप उसी को एक गट्ठर के रूप में बना दिया जाए तो आप उसे तोड़ने में कह सकते हैं तोड़ने में अक्षम होंगे या कह सकते हैं तोड़ने में काफ़ी आपको मरक्कत होगी या कह सकते हैं मुशक्कत होगी। वही कार्य होता है। अगर जो हुमायूँ होते हैं, हुमायूँ के जो भाई होते हैं, अगर एक ही राज्य का संचालन करते हैं, तो उन पे जो कह सकते हैं उनके जो आस-पास के क्षेत्र होते हैं या उनके जो आस-पास के विद्रोही शासक होते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करने के योग्य नहीं होते, कह सकते हैं आक्रमण नहीं करते। लेकिन जब आपका राज्य छोटे-छोटे भागों में विभक्त होता है, तो उस पे दूसरे राज्य के जो शासक होते हैं आक्रमण करना उतना ही आसान होता है। यही कार्य होता है हुमायूँ के शासनकाल में। जो हुमायूँ को शासन में कह सकते हैं जो शासन का 15 वर्ष होता है, जिस 15 वर्ष में हुमायूँ जो अपदस्थ शासक होते हैं, ये यही गलती होती है जो हुमायूँ अपने शासनकाल के दौरान 15 वर्ष अपने जो गद्दी होती है उससे अपदस्थ होते हैं। देखिए अगर बात करते हैं काबुल और कंधार, उस समय जो होता है काबुल और कंधार का शासक किसको नियुक्त किया जाता है? काबुल और कंधार की बात की जाए तो काबुल और कंधार का शासक उससे बनाया जाता है कामरान को। किसको? कामरान को। कामरान को यहाँ का शासक बनाया जाता है। ये जो राज्य होता है काबुल और जो कंधार होता है इसका शासक बनाया जाता है कामरान को, या इस जो सूबा होता है इनका शासक नियुक्त किया जाता है कामरान को। और उसके बाद संभल का क्षेत्र जान लेते हैं। संभल के क्षेत्र किसको? संभल का क्षेत्र दिया जाता है अस्किम को। किसको? अस्क्रीम को। संभल का क्षेत्र दिया जाता है अस्करी को। किसको? अस्करी को। अस्करी को ये संभल का क्षेत्र दिया जाता है। अब जो अगले उनके हिंदाल जो उनके पुत्र होते हैं, जो अगला कह सकते हैं जो हुमायूँ के भाई होते हैं हिंदाल, उनको मेवात का क्षेत्र मिलता है। कौन सा? मेवात के क्षेत्र की बात की जाए तो मेवात का क्षेत्र मिलता है हिंदाल को। किसको मिलता है? मेवात का क्षेत्र मिलता है हिंदाल को। इस प्रकार देखा जाए तो जो बाबर होते हैं, बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूँ ने अपने भाइयों को भी एक सूबा देते हैं जिसका वे संचालन करे और उस पे राज करे और वहाँ पे वे अपना नियम कानून जो भी हो संचालन कर सके और वहाँ की प्रजा के हित में कार्य करें। कौन से होते हैं? हुमायूँ जो होते हैं वो दिल्ली की बागडोर संभालते हैं, जबकि उनके भाई जो होते हैं काबुल और कंधार पे कामरान का साम्राज्य होता है और अस्करी का जो साम्राज्य होता है संभल पे होता है। मेवात की बात की जाए तो इसका शासक होते हैं हिंदाल होते हैं। ये होते हैं। उसके बाद हम लोग अगला बिंदु देखते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं, देखिए जो हुमायूँ होते हैं, हुमायूँ जब बाबर शासन कर रहे थे, तो बाबर जब शासन कर रहे थे उनको कहाँ का शासक बनाया गया था? वो भारत के बाहर के शासक ये कह सकते हैं। हुमायूँ उस समय बदखस का शासक होते हैं। बदखस जो देखा जाए भारत में था, उसमें काबुल के क्षेत्र में रहता था। वहाँ पे उनको ये कहा गया, आपको बताया गया था कि एक शासक के रूप में या कह सकते हैं एक सम्राट के रूप में उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी या कह सकते हैं वहाँ पे उनको सिखाया जा रहा था। तब क्या होता है जब बाबर की मृत्यु होती है, बाबर की मृत्यु के पश्चात वे शासक बनते हैं। तो शासक बनने के पश्चात उन्होंने भारत पे किन-किन राज्यों में सबसे पहले आक्रमण करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। क्या भारत पे आक्रमण करने के पश्चात या जिन राज्यों पे आक्रमण करते हैं, वह उन पे तुरंत वहाँ के शासक को अपदस्थ करते, ये कह सकते हैं वहाँ के शासक को पराजित करने के बाद उस राज्य पे आक्रमण करने के पश्चात वह जीत जाते हैं या नहीं जीतते हैं। ऐसे तमाम घटनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं अगला बिंदु की तरफ। बात कीजिए अगर जो हुमायूँ होते हैं, हुमायूँ ने 1532 ईस्वी में पहली बार आक्रमण करते हैं भारत पे। कितना? अगला पढ़ लिखिए हुमायूँ। हुमायूँ 1532 ईस्वी में। कब? 1532 ईस्वी में चुनार पर आक्रमण करते हैं। कहाँ पे? चुनार पे आक्रमण करते हैं 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर। कहाँ पे? चुनार दुर्ग पर। दुर्ग का मतलब होता है किला पे। चुनार दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, पर आक्रमण करते हैं।
देखिए, ऐसा होता था कि जैसे कोई भी राजा होते थे, या कह सकते हैं किसी राज्य पे आक्रमण करते थे, आक्रमण करने के तुरंत जैसे आक्रमण किया, आक्रमण के बाद अगर दोनों में आमने-सामने युद्ध होता था, तो युद्ध होने के पश्चात एक कुछ समय बाद, ये कह सकते हैं तुरंत ही युद्ध का निर्णय इस समय जैसे देखा जाए तो अब अगर जैसे इस समय की बात करते हैं या उस समय की, जैसे जब कोई भी राजा आक्रमण करता था, तो आक्रमण कितने दिनों में जीता जाता था, इसको जानने के लिए जैसे अभी इस समय, ये कह सकते हैं वर्तमान समय में जो पिछली घटनाएँ होती हैं, जैसे रूस हुआ, यूक्रेन का युद्ध हुआ, एक ही दिन में तो युद्ध का निर्णायक नहीं हुआ, ये कह सकते हैं निर्णय नहीं मिल गया। वैसे पहले भी युद्ध होते थे, उसमें एक ही दिन में निर्णय नहीं होता है, युद्ध काफ़ी लंबा चलता था। ये कह सकते हैं कभी सालों-साल लग जाता था, कई सालों लग जाते थे। उसी तरह जैसे अभी आपको ताज़ा उदाहरण देखा जाए, रूस और यूक्रेन का ले लीजिए, उसमें भी ऐसे हो रहा है, कई सालों से युद्ध चल रहा है, काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा है। उसमें भी कोई निर्णय, ये कह सकते हैं कोई कन्फर्म, या कह सकते हैं निर्णायक निर्णय नहीं आया है। उसी तरह जो बाबर हुमायूँ होते हैं, हुमायूँ चिनार के दुर्ग पर तो आक्रमण करते हैं, कब आक्रमण करते हैं? 1532 ईस्वी में, लेकिन वो उसको 1532 ईस्वी में विजय नहीं कर पाते हैं। लगभग 4 माह पश्चात वे उस आक्रमण, कह सकते हैं जो चिनार का दुर्ग होता है, उसको जीतने में उनको सफलता मिलती है। क्या होती है? 4 माह पश्चात, तामन देख के लिखिए, 4 माह पश्चात, 4 माह पश्चात चिनार का दुर्ग, चुनार के दुर्ग पर चुनार के दुर्ग पर कब्जा करते हैं, कब्जा करते हैं। क्या कहते हैं? 4 माह पश्चात कह सकते हैं, जैसे जो उन्होंने जब आक्रमण करते हैं, या कह सकते हैं वहाँ पे घेराबंदी करते हैं, घेराबंदी के 4 माह पश्चात बाद वे उस किले पे विजय पा लेते हैं। कौन से? चुनार का किला होता है। देखा जाए तो ये हुमायूँ का भारत में पहली बार आक्रमण होता है 1532 ईस्वी में। अब हम लोग जान लेते हैं, अगला बिंदु की बात करते हैं। अगला बिंदु क्या होता है? ये कह सकते हैं हुमायूँ ने अगला आक्रमण कहाँ पे करते हैं, किस राज्य पे आक्रमण करते हैं, कहाँ से किस क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं। और इसी के साथ-साथ बात किया जाए तो जब उन्होंने यहाँ पे आक्रमण की, जो चुनार का दुर्ग होता है, उस पे आक्रमण करने से पहले उन्होंने कालिंजय पर आक्रमण करते हैं। कहाँ पे? अगर बात कीजिए तो 1531 ईस्वी में, कब? 1531 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1521 में कालिंजर पे, कहाँ पे? कालिंजर पर आक्रमण करते हैं, कालिंजर पर आक्रमण करते हैं। ये होता है जो हुमायूँ होते हैं, हुमायूँ के शुरुआती दौर में जो जो आक्रमण करते हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए तो उन्होंने जो कहाँ पे होता है? चुनार का दुर्ग होता है, चुनार के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, 4 माह पश्चात उस दुर्ग को जीतने में वे सफलता प्राप्त करते हैं। उसके बाद उन्होंने 1531 की बात की जाए तो 1531 ईस्वी में उन्होंने कालिंजर पर आक्रमण करते हैं। कहाँ पे? कालिंजर पर। उसके बाद अगला बिंदु देखते हैं, और उसी के साथ अब जान लेते हैं 1532 ईस्वी में ही उन्होंने 1532 ईस्वी में रायसीन का क्या? रायसीन कितना? 1532 ईस्वी में रायसीन का दुर्ग उन्होंने जीतने में सफलता प्राप्त करते हैं। जो रायसीन होता है, रायसीन रायसीन की बात की जाए तो वहाँ पे दुर्ग होता है, उनको उन दुर्गों, या दुर्ग का मतलब होता है किला, को जीतने में सफलता होती है। कब होती है? रायसीन का किला, रायसीन के दुर्ग को जीतने में सफलता प्राप्त करते हैं। ये सफलता होती देखा जाता है, ये शुरुआती दौर में जो हुमायूँ होते हैं, शुरुआती दौर में भारत पे आक्रमण जब करते हैं, इन क्षेत्रों पे आक्रमण करते हैं, उसके बाद जो कह सकते हैं एक प्रॉपर शासक के रूप में या सम्राट के रूप में जब वे शासक करते हैं, या उनका युद्ध संचालन किया जाता है, तो वही कह सकते हैं जब सम्राट बन जाते हैं एक अच्छे खासे, जो उन्होंने साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जो हुमायूँ होते हैं, उसके बाद उन्होंने भारत पे या प्रमुख, जो कह सकते हैं आप, हुमायूँ के जो प्रमुख युद्ध होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर उन हुमायूँ जो प्रमुख युद्धों की बात की जाए तो उनके प्रमुख युद्ध क्या है? सबसे पहले उन्होंने गुजरात पे आक्रमण करते हैं। यहाँ लिखिए, प्रमुख युद्ध, प्रमुख युद्ध किसकी बात हो रही है? हुमायूँ के युद्ध, जो हुमायूँ ने प्रमुख युद्ध हुए थे, कौन-कौन हुए थे उनके बारे में जानने के सबसे पहले उन्होंने गुजरात पर आक्रमण करते हैं। कब? गुजरात पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण। ये आक्रमण कब करते हैं? बात की जाती है 1535 से लेके 1537 ईस्वी के बीच। क्या होता है? 1535 से लेके 1537 ईस्वी के बीच ये आक्रमण करते हैं। 1535 से लेके 36-37 कहीं कुछ भी दिया रहे, 1536 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। आखिर ये युद्ध किन के बीच होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर इस युद्ध की बात की जाए तो ये होता है हुमायूँ और होता है बहादुर शाह के बीच। इसके बीच होता है हुमायूँ और बहादुर शाह के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं, आखिर आपने एक कहानी के रूप में सुना होगा या आप जानते होंगे, जो रक्षाबंधन होता है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो
गुजरात के शासक होते हैं, देखिए जो हुमायूँ होते हैं वो गुजरात अभियान पे गए होते हैं। गुजरात अभियान पे जाने के पश्चात जो कह सकते हैं बहादुर शाह होते हैं, वे मेवाड़ के शासक, जो मेवाड़ होता है, मेवाड़ क्षेत्र पे आक्रमण कर सकते हैं। मेवाड़ राज्य की राजधानी, उसमें जो मेवाड़ राज्य की राजधानी क्या थी, उस समय मेवाड़ राज्य की राजधानी की बात की जगह चित्तौड़ होती है। चित्तौड़ का घेराबंदी किए रहते हैं। क्या होता है, चित्तौड़ राज्य पे बस कह सकते हैं जो बहादुर शाह होते हैं आक्रमण कर होते हैं। देखिए जब बाबर होते हैं, जो हुमायूँ होते हैं, हुमायूँ सबसे पहले गुजरात अभियान पे, या कह सकते हैं गुजरात राज्य के अभियान पे गए थे। अभियान के वहाँ के जो शासक होते हैं बहादुर शाह किसी अन्य राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, जो होता है कह सकते हैं मालवा का, मेवाड़ का क्षेत्र होता है, या मेवाड़ राज्य की जो राजधानी होती है चित्तौड़, उन पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात जो वहाँ के राजकुमारी होती हैं, हिंदू शासकिया होती हैं, कर्णावती कौन होती हैं, वहाँ की शासकिया कौन होती हैं, राणा सांगा की जो विधवा पत्नी होती हैं, राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्णवती होती हैं, वे हुमायूँ से मदद मांगती हैं। कौन हुमायूँ से मदद मांगती हैं, जो मेवाड़ की शासकिया होती हैं, कह सकते हैं राणा सांगा की विधवा जो पत्नी होती हैं कर्णवती, वो हुमायूँ से सहायता मांगती हैं। अब सोचिए उस समय कई हिंदू जो होते हैं, हिंदू शासक राजा हुआ करते थे, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति कह सकते हैं वो हिंदू राजा से सहायता न लेके वे कह सकते हैं एक मुस्लिम, या कह सकते हैं आप तुर्क शासकों से अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में कह सकते हैं उन्होंने मदद के लिए हिंदू शासकों को क्यों नहीं बुलाया। एक ही मतलब होता है कि जो यहाँ के हिंदू शासक होते थे, वे साम्राज्य विस्तार के लिए उन पर कई बार आक्रमण कर चुके थे। इसी वजह से वे हुमायूँ के अलावा किसी और के ऊपर भरोसा नहीं किया, और इसी वजह से उन्होंने सहायता के रूप में कह सकते हैं आप आइए हमारे यहाँ सहायता के रूप में एक राखी, या कह सकते हैं राखी भेजती हैं, जो रक्षाबंधन के रूप में कह सकते हैं राखी भेजती हैं। फिर उसके बाद जब ये बात है, ये जब बहादुर शाह को पता चलती है, तो बहादुर शाह ने उनको सूचना देते हैं, हुमायूँ को सूचना देते हैं कि अभी हम काफिरों को कह सकते हैं अभी हम कह सकते हैं जो बहादुर शाह होते हैं कहते हैं कि अभी हम काफिरों के विरुद्ध हैं, जिहाद में व्यस्त हैं, कहने तक उस पर आक्रमण ना करें, या कह सकते हैं गुजरात पे आक्रमण ना करें। ये बात कह सकते हैं हुमायूँ मान जाता है कि जब वह मेवाड़ पे आक्रमण कह सकते हैं चित्तौड़ पे बहादुर शाह आक्रमण कर रहा था, या कह सकते हैं आक्रमण करता है, तो तब तक हुमायूँ उस राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। इस तरह घेराबंदी के पश्चात जो बहादुर शाह होता है 10 दिन घेराबंदी के पश्चात वह उस पर चित्तौड़ पे अपना कब्जा पा लेता है। कब्जा प्राप्त करने के पश्चात 3 दिन तक वह जो चित्तौड़ होती है, चित्तौड़ की राजधानी को लूटता है, और उसके पश्चात बाद में जब हुमायूँ तब उसके बाद वहाँ पे आक्रमण करता है, गुजरात राज्य पे आक्रमण करता है। ये आपको कहानी के रूप में बात की। चलिए एक बार लिख लेते हैं, हुमायूँ गुजरात आई। देखिए जो अभी आपको कहानी बताई गई है, कहानी को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी। देखिए बहादुर शाह जो होते हैं, बहादुर शाह ये आक्रमण करते हैं कहाँ पे, यहाँ लिख दिया जाए आक्रमण, ये आक्रमण करते हैं चित्तौड़ पे। कहाँ पे, चित्तौड़ पे, चित्तौड़ पे। और उसके बाद यहाँ की राजकुमारी, यहाँ की जो राजकुमारी होती हैं, कह सकते हैं जो विधवा राणा सांगा की पत्नी होती है, राणा सांगा की जो पत्नी होती है कर्णावती, वे सहायता के लिए कह सकते हैं हुमायूँ से सहायता, हुमायूँ से सहायता के लिए उन्होंने एक राखी भेजती हैं, एक राखी भेजती हैं। उसके बाद कहा गया राखी भेजते हैं। राखी भेजने के पश्चात हुमायूँ काफ़ी जो होते हैं, ये जब बात सूचना कह सकते हैं बहादुर शाह को पता चलती है, बहादुर शाह कहता है कि अभी हम काफिरों में कह सकते हैं काफिरों के ऊपर आक्रमण करने में व्यस्त हैं। वह कुछ दिन बाद, या कह सकते हैं कुछ समय बाद हमारे राज्य पे आक्रमण करे, ऐसा कहा गया है। ये बात कह सकते हैं हुमायूँ मान भी जाता है। कह सकते हैं हुमायूँ एक समझदार और शिक्षित है शासक होने के साथ साथ वह एक शिक्षित शासक होने के बावजूद भी वह परिस्थितियों को ठीक तरह से समझने में सक्षम नहीं था। कह सकते हैं परिस्थितियों को ठीक तरह से समझने में योग्य नहीं था। कह सकते हैं जैसे कौन सी परिस्थितियाँ कब आ जाएंगी और इसका समाधान क्या होगा, इन परिस्थितियों को वो समझने में अयोग्य था। कह सकते हैं वही कारण होता है कि जो बहादुर शाह होते हैं इनकी अयोग्यता, या कह सकते हैं जो परिस्थिति को समझने की अयोग्यता होती है, उसी का फायदा उठा के वह चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। चित्तौड़ पे आक्रमण करने के पश्चात वहाँ पे लूटपाट करता है। उसके बाद वह हुमायूँ जो होते हैं फिर अंत में जो गुजरात राज्य होता है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। ये होता है, ये था। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, अब हम लोग बात करेंगे जो हुमायूँ होते हैं, हुमायूँ ने कौन से अन्य युद्ध लड़ते हैं इनके बारे में जानेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल क्लास में देखेंगे कि जो हुमायूँ होते हैं कौन कौन सा युद्ध करते हैं, जैसे चौसा का युद्ध होता है, किनके बीच में होता है, उसका क्या परिणाम होता है, ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ जानते हुए हम लोग कल की क्लास प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।